दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट पे। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए साइंस का तीसरा मॉडल पेपर जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। और इसमें भी हम लोग 48 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित रहेगा। अगर आप इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इनमें से आपको पहले से कितना प्रश्न याद था। आइए देखिए आज का पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यानी कि गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है मुख्य फोकस, बी में है वक्रता त्रिज्या और सी में है प्रधान अक्ष और डी में आपका दिया हुआ है गोले दर्पण का द्वारक। तो देखिए गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। हमारा से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोले दर्पण का द्वारक। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, फोकस दूरी बराबर होता है आपका R/2। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या R हो जाएगा, R का मान यहाँ पे 32 दिया हुआ है, 32/2। इसको आप जब काटेगा तो 16 दूना 32 हो जाएगा और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा +16 सेंटीमीटर। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए प्रतिबिंब का आवर्धन तब ऋणात्मक होता है जब दर्पण अवतल होता है और अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर है वास्तविक और उल्टा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो देखिए नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन किसमें होता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नेत्रोत अंतरपृष्ठ पर, बी में आपका दिया हुआ है अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर और सी में दिया हुआ है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती तथा इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है और नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। हमारा से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। आप एक पॉइंट को याद रखिए कि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, ठीक है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है नेत्र में पुतली करती है, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है लाल, बी में है नारंगी और सी में हरा और डी में है नीला। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, बी में है 60 हर्ट्ज और सी में आपका दिया हुआ है 70 हर्ट्ज और डी में है 80 हर्ट्ज। तो देखिए भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पतम अंक है। यानी कि आप सभी को बतलाना है कि इसका लिस्ट काउंट क्या होगा। तो देखिए जब वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह होते हैं तो उसमें वोल्ट मीटर का जो अल्पतम अंक होते हैं ना 0.05 वोल्ट होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। तो देखिए एक माइक्रो एम्पियर जो बराबर होता है ना 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो देखिए किसी छड़ चुंबक के अंदर
चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा जो होती है ना, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो देखिए घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार का रंग होता है ना, वो आपका काले रंग का होता है, यानी कि उदासीन तार सामान्यतः काले रंग का ही होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको इस तरह पूछता कि विद्युत में तार सामान्यतः क्या होते हैं, लाल रंग हो जाएगा। अगर पूछता इस तरह कि विद्युत में तार सामान्यतः लाल रंग का होता है और भूतार सामान्यतः हरे रंग का होता है। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, यानी कि कौन सा युक्ति है जिसमें विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है विद्युत जनित्र, बी में है विद्युत मोटर और सी में है गैल्वेनोमीटर और डी में आपका दिया हुआ है वोल्ट मीटर। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत जनित्र। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो देखिए जल विद्युत संयंत्र जो है ना, ये स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्थितिज ऊर्जा। अब आइए देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ना, ये उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले के नरोरा में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी राज्य में स्थित है। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो देखिए बुझा हुआ चूना कौन होते हैं। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है CaO, बी में है CaOH2 और सी में आपका दिया हुआ है CaCO3 और डी में है Ca। देखिए बुझा हुआ चूना जो होते हैं ना, ये बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CaOH2 और ये बिना बुझा हुआ पूछता तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, यानी कि CaO होता। अब आइए देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि Zn प्लस CuSO4 टेंस टू ZnSO4 प्लस Cu। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया, बी में है विस्थापन अभिक्रिया और सी में है द्विविस्थापन अभिक्रिया और डी में आपका दिया हुआ है वियोजन अभिक्रिया। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। तो देखिए अम्ल जो होते हैं ना, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और अम्ल जो है ना, अगर 7 से कम होता है तो वो अम्ल होता है, अगर पीएच का मान 7 से कम होता है तो वो अम्ल होता है। हमारे से उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5, बी में है 7 और सी में है 8 और डी में आपका दिया हुआ है 10। तो यहाँ पे अम्ल जो होगा ना, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जो कि अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 5। अब आइए देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल जो है ना किस में पाए जाते हैं। तो देखिए ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाए जाते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा टमाटर। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होते हैं ना, वो आपका सोडियम होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा सोडियम। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न कि एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 3:2, बी में दिया हुआ है 2:3 और सी में है 3:1 और डी में आपका दिया हुआ है 1:3। तो देखिए यहाँ पे एक्वारेजिया है, एक्वारेजिया जिसे हम लोग अम्लराज कहते हैं और ये अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं ना 3 भाग होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होते हैं 1 भाग, यानी कि 3:1। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3:1। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें क्या होंगे। देखिए प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें 10 सह संयोजक आबंध होंगे। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 10 सह संयोजक आबंध। अब आइए देखिए हमें 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 22 से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी कि इसका आकार
क्या होता है, बढ़ता है। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखें यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उदर्ग स्तंभ होते हैं। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 उदर्ग स्तंभ होते हैं। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18। अगर आपको इस तरह पूछता कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं तो 7 हो जाता, हमारा ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाता। अब आइए देखें यहाँ पे 24वें प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नीला, बी में है हरा और सी में है नारंगी और डी में है पीला। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हरा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या करा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। तो देखिए जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो चमकीला उजला होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चमकीला उजला। अब आइए देखिए यहाँ पे 26वें प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था। तो देखिए उस जांच परख नली में कौन सा विलयन था, CuSO4 था, यानी कि कॉपर सल्फेट विलयन था। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। तो देखिए एक रक्तदाब मापने वाला यंत्र होते हैं स्फाइग्रोमैनोमीटर। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्फाइग्रोमैनोमीटर। अब देखिए यहाँ पे 28वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि रक्त के कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त का स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लाल रक्त कोशिकाएं जिसे हम लोग कहते हैं RBC, बी में है श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे कहते हैं WBC और सी में प्लेटलेट्स और डी में है लसिका। तो देखिए प्लेटलेट्स होते हैं ना, ये रक्त का थक्का बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, प्लेटलेट्स। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 29वां प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि औटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए औटू ग्रंथि जो होते हैं ना, इसको थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होते हैं। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सोडियम, बी में है क्लोरीन और सी में है फॉस्फोरस और डी में है इनमें से सभी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब आइए देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, वो होता है अनुमस्तिष्क या फिर पश्च मस्तिष्क। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 31वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो देखिए आहार श्रृंखला का कौन निर्माण करेगा। देखिए ऑप्शन बी में है घास, बकरी तथा मानव, यानी कि घास जो है बकरी खाता है और बकरी को मानव खाते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव। अब आइए देखिए यहाँ पे 32वां प्रश्न यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो देखिए मलेरिया परजीवी कौन होते हैं, प्लाज्मोडियम होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 33वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो देखिए ऐसे में तो सूर्य उत्तम ऊर्जा स्रोत होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी में हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बायोमास। यानी कि बायोमास क्या होगा कि उत्तम ऊर्जा स्रोत का उदाहरण होगा। अब देखिए यहाँ पे 34वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि सल्फर परमाणु की बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए सल्फर परमाणु की बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है ना, 6 होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 6। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 35वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है। तो देखिए मानव हृदय में 2 नीले होते हैं और 2 आलिंद होते हैं, यानी कि 2 2 करके 4 हो जाएगा कोष्ठकों की संख्या। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4। अब आइए देखिए यहाँ पे 36वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। यानी कि कवक जो होते हैं ना, उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मृतजीवी, बी में है समभोजी और सी में है स्वपोषी और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। देखिए कवक पौधे या जानवरों के आसपास के पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और इससे वो अपना पोषण करती है, यानी कि मृतजीवी। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मृतजीवी।
अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 37वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है CH4, बी में है C2H6 और सी में है H2H4 और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, वो इथाइलिन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा C2H4, यानी कि इथाइलिन जो होते हैं ना, ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे 38वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि इनमें से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस और सी में है समतल अवतल लेंस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ पे पूछा गया कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगा, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तल लेंस। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 39वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, यानी कि कौन सा लेंस का उपयोग करके हम दूर दृष्टि दोष को संशोधित करेंगे। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस और सी में है कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस और डी में है बेलनाकार लेंस। तो देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग कर हम दूर दृष्टि दोष को संशोधित कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तल लेंस। अब आइए देखिए यहाँ पे 40वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए एल्युमिनियम के ऊपर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम लोग एडोनीकरण कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एडोनीकरण। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 41वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यूनिट। अब आइए देखिए यहाँ पे 42वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है। तो देखिए सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु होते हैं अनंत और सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु होते हैं 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दूरबिंदु कहा गया है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनंत। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 43वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच एक आबंध बनते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक आबंध। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 44वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि आहार श्रृंखला का कौन निर्माण करेगा। इसका जवाब आप जो है जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर पहले ही हम बता दिए थे कि इसी वीडियो में पहले ये क्वेश्चन आ चुका था। देखिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में बताना। अब आइए देखिए यहाँ पे 45वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो देखिए अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य कौन नहीं करता है। देखिए अग्नाशय हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गया और विरसन जो होते हैं ना, ये अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य करता है। लेकिन अंडाशय जो होता है ये अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंडाशय। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 46वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका CH4, बी में है C2H6 और सी में है C2H4 और डी में आपका दिया हुआ है C3H8। तो देखिए इथेन जो होते हैं ना, जिसे हम लोग कहते हैं C2H4, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 47वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी कि कौन सा दर्पण है जिसका उपयोग हम लोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं और उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है ना, विस्तृत दृष्टि क्षेत्रफल का प्रतिबिंब बनता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 48वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो वो अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। और इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट्स अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो इसको शेयर एक बार ज़रूर करें और आपका जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, ठीक है।